पहली खबर के साथ यूपी विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। जैसे ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपना अभिभाषण शुरू किया, समाजवादी पार्टी के विधायक ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। आखिर बजट सत्र के पहले दिन क्या क्या हुआ, देखिए इस खास रिपोर्ट में। यूपी विधानसभा में आज जब बजट सत्र की शुरुआत हुई तो माहौल पहले से ही सियासी तपिश से भरा था। जैसे ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बोलना शुरू किया, सपा विधायकों ने मोर्चा खोल दिया। महंगाई, बेरोजगारी, एसआईआर और यूजीसी जैसे मुद्दों पर नारेबाजी वो लोग करने लगे। हंगामे के बीच राज्यपाल ने संयम दिखाया, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें कहा कि ये रवैया ठीक नहीं है। पिछले 7 सालों से आप लोग यही कर रहे हैं। राज्यपाल ने करीब 30 मिनट के संक्षिप्त भाषण में सरकार का विजन पेश किया। राज्यपाल के बाद वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पहली बार सत्र 2025-26 की उपलब्धियों का लेखा जोखा सदन के सामने रखा। तो वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को साफ संदेश दिया। सीएम योगी ने कहा कि सदन संवाद से चलता है, माथा डालने से नहीं। सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, बस जरूरत है तो चर्चा में हिस्सा लेने की। वास्तव में विधानमंडल लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। यह संवाद से चलता है, कार्रवाई को बाधित करके नहीं। किसी भी माननीय सदस्य को अगर कोई मुद्दा उठाना है तो कार्रवाई को बाधित करने से वह एक प्रकार से जिन मुद्दों को की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है, उन मुद्दों पे को डाइल्यूट करने का प्रयास कर रहा है। हम लोगों ने बार बार कहा है कि सरकार संवाद से समस्या का समाधान पर विश्वास करती है। सरकार हर मुद्दे पे चर्चा परिचर्चा करने को तैयार है। हर एक माननीय सदस्य के बहुमूल्य सुझावों को स्वीकार करने को तैयार है, उस पर चर्चा करके और जो भी राज्य के हित में आवश्यक है उस प्रकार का कदम उठाने के लिए तत्पर है, तैयार है। बजट सत्र का पहला दिन तो हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी जब सरकार अपना बजट पेश करेगी। क्या सदन में चर्चा होगी या शोर शराबा ही हावी नजर आएगा, ये आने वाले दिन ही तय करेंगे। तो यूपी के बजट सत्र की शुरुआत हुई और पहला ही दिन विपक्ष की हंगामे की भेंट चढ़ गया। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्र की शुरुआत होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस बात की आशंका जताई, जिस तरफ उन्होंने इशारा किया, बिल्कुल वैसा ही हुआ। जानकारी चाहेंगे कि सबसे पहले सत्र की शुरुआत किस तरीके से हुई, क्योंकि बताया जा रहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। बिल्कुल शिवानी, जैसी उम्मीद थी और जैसी जानकारी मिल रही थी वैसा ही सब कुछ हुआ। हालांकि कल की बैठक में भी मुख्यमंत्री ने और वित्त मंत्री ने अपील की थी सारे राजनीतिक दलों से कि सुचारू रूप से सदन चले और एक संवाद स्थापित हो और जनता के मुद्दों पर चर्चा हो। हम सारे बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, इसलिए आप लोग इसमें सहयोग करें। हालांकि सभी राजनीतिक दलों ने हामी भरी थी, लेकिन जैसी जानकारी मिल रही थी कि मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से इसका विरोध किया जाएगा और राज्यपाल का अभिभाषण होगा उसका भी विरोध होगा। वैसा ही देखने को मिला। विधानसभा का सत्र शुरू होने के पहले ही जिस तरह से विधानसभा के पोर्टिको में विपक्षी विधायकों ने हंगामा शुरू किया, नारेबाजी शुरू की और उसके बाद से विधानसभा में ज्यों ही राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ, राज्यपाल गो बैक के नारे और तमाम बिंदुओं पे विपक्षी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, बिल में आकर नारेबाजी करने लगे।
और जैसी उम्मीद जताई गई थी, भारी हंगामे और भारी शोर शराबे के बीच में राज्यपाल ने अपना अभिभाषण शुरू किया, लेकिन अभिभाषण पूरा गवर्नर पढ़ भी नहीं पाई और विपक्ष के नेताओं ने इतना शोर शराबा मचाया कि उनको अपना अभिभाषण बीच में ही रोकना पड़ा। अगर विपक्षी नेताओं की बात करें तो जिस तरह से मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी खास करके एसआईआर के मुद्दे पे, पीडीए के अधिकारों के मुद्दे पे, यूजीसी के प्रकरण पे सरकार को घेरना चाहती है, और जो सरकार है योगी आदित्यनाथ की बात कर लें तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम बेहतरीन कानून व्यवस्था पे भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा महिला सुरक्षा पे भी अगर आप कोई बिंदु उठाते हैं तो उस पर भी हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह से बीमारू राज्य से निकालकर हम विकसित उत्तर प्रदेश बना रहे हैं, विकसित भारत जो बनेगा उसमें उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, जिस तरह से मेडिकल सेक्टर में उत्तर प्रदेश ने विकास किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किया है, किसानों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है, युवाओं को रोजगार देने के क्षेत्र में जिस तरह से अहम कदम उठाए गए हैं, बेहतरीन कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए संगठित अपराध को कमर तोड़ने का काम, तमाम ऐसे माफियाओं का एनकाउंटर जिस तरह से प्रदेश में हुआ है, आपको जिन बिंदुओं पे भी बहस करनी हो वो मुद्दा उठाइए, हम सरकार पूरी तरह से बहस करने और संवाद करने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, राज्यपाल का अभिभाषण भी पूरा नहीं हो पाया और विपक्ष के भागी हंगामे के भेंट चढ़ गया आज की सदन की कार्रवाई। कल 11 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। हालांकि पूर्व में दिवंगत हुए विधायकों को श्रद्धांजलि देने के बाद कल की विधानसभा की कार्रवाई वैसे ही भी स्थगित होनी है। अब देखना होगा कि कल जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होती है तो विपक्षी नेताओं का और इन राजनीतिक दलों का क्या रुख होता है। बिल्कुल। और राघवेंद्र, विपक्ष की ये जो रणनीति है ये कुछ समझ नहीं आ रही, जब सरकार की तरफ से, स्वयं मुख्यमंत्री की तरफ से ये स्पष्ट कहा जा रहा है कि सरकार हर एक बिंदु पर बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए और बल्कि जवाब देने के लिए तैयार है। तो क्या विपक्ष की रणनीति अब उत्तर प्रदेश में बस हंगामे करने तक और सदन की कार्यवाही को रोकने तक सिमट के रह गई है? बिल्कुल शिवानी, ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए चिंताजनक बात है और बहुत ही सोचनीय बात है कि एक एक दिन में करोड़ों करोड़ों रुपए इस बजट की कार्रवाई के लिए खर्च होते हैं, जो जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स से पैसे जमा होते हैं। अगर जनता के मुद्दे पे किसी भी, चाहे सरकार किसी भी राजनीतिक दल को हो, विपक्ष में चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर जनता के मुद्दों पे स्वस्थ बहस नहीं होगी, अगर लोकतंत्र के मंदिर में, विधानसभा परिसर में बजट सत्र का दौरान जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं होगी, तो जनता को कैसे क्या समझ में आएगा कि हमारे लिए किन हकों की बात की गई और हमें क्या मिला। तो ये सारे राजनीतिक दलों को सोचना होगा। अगर इसी तरह हंगामे की भेंट सदन चढ़ते रहेंगे और जनता के मुद्दों पे स्वस्थ बहस नहीं होगी तो इससे इनकार नहीं है कि आने वाले समय में जनता जनार्दन इन राजनीतिक दलों से रुष्ट भी हो सकती है। हालांकि जनता के बीच में नाराजगी दिखने भी लगी है कि आखिर ये नेता हमारे मुद्दों पे, हमारे विधानसभा की समस्याओं के मुद्दे पे क्यों नहीं बहस करते हैं, क्यों केवल वोट पाने की लालसा से ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जिन पे हंगामा हो और हंगामेदार होकर सदन स्थगित हो जाए। बिल्कुल राघवेंद्र, जिस सदन में जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, उत्तर प्रदेश के भाग्य का फैसला होना था, रणनीति तैयार करनी थी, पक्ष और विपक्ष में सार्थक चर्चा होनी चाहिए थी, वो सत्र जो है हंगामे की भेंट चढ़ जा रहा है, उसको राजनीति का अखाड़ा कहीं ना कहीं बना दिया जा रहा है। ये वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 10वां बजट है ये योगी सरकार का और बताया जा रहा है कि ये बजट बहुत खास है। कई बार मुख्यमंत्री ने भी इसका जिक्र किया और जब केंद्र का बजट आया तो मुख्यमंत्री ये भी कहते नजर आए कि केंद्र का जो बजट आया है उसको ध्यान में रखते हुए भी उत्तर प्रदेश के बजट को बनाया जाएगा। ऐसे में इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके की, और अब तक के बयान जो सामने आए हैं पक्ष के तमाम नेताओं की तरफ से, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, इस बार बजट में किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा सकती है, किसके आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं? बिल्कुल शिवानी, इसीलिए कहा जाता है कि केंद्र में और राज्य में जब एक पार्टी की सरकार होती है तो उस राज्य का विकास बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपसी सामंजस्य, तालमेल बहुत अच्छा होता है और एक दूसरे के सहयोगी या एक दूसरे के धुरी बन जाते हैं विकास के मुद्दे पे। और यही उत्तर प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि 2014 से केंद्र में भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में मार्च 2017 से योगी की भाजपा की सरकार है। तो कहा जा सकता है कि इन दोनों सरकारों के आपसी तालमेल की बदौलत बजट की जो संरचना होती है, बजट का जो प्रारूप होता है, वो उत्तर प्रदेश वासियों के विकास के लिए बहुत ही अहम हो जाता है।
केंद्र की बात कर लें तो जिस तरह से बजट हुए, जिस तरह वाराणसी को तरजीह दी गई, प्रयागराज को तरजीह दी गई, इसके अलावा हम पश्चिमांचल की बात कर लें तो उन जनपदों को तरजीह दी गई और पूर्वांचल को खास करके जिस तरह विकास के एजेंडे में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश का भी जो बजट होगा, धार्मिक कार्यों की बात कर लें, धर्मार्थ विकास की, पर्यटन के क्षेत्र में, युवाओं को रोजगार देने के क्षेत्र में, और खास करके शिवानी ये बताना चाहूँगा कि जो जीरो टॉलरेंस की एक काम चल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जिस तरह जितने लिंकेज थे उनको खत्म करने का काम किया गया, ईमानदारी, पारदर्शिता, निष्पक्षता के साथ जिस तरह से आबकारी नीति को लागू किया गया, जिस तरह से खनन के मुद्दे पे जीरो टॉलरेंस दिखाया गया, यही कारण है कि बीच के जो बिचौलिए थे, जो मुनाफे का लगभग 60 से 70% अपनी जेबों में भर लेते थे, अब वो राजस्व सीधे आबकारी का राजस्व या खनन का राजस्व वो सीधे सरकार के खाते में आ रहा है। इसीलिए बढ़ते राजस्व की बदौलत ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 1 ट्रिलियन इकानमी की अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रही। तो एक तरह से कहा जा सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, हॉस्पिटल और युवाओं को नौकरी देना, पर धार्मिक पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र बनाने के रूप में उत्तर प्रदेश का ये बजट दिख सकता है। और इस बार का बजट 9 लाख करोड़ के आसपास का बजट पेश होना है, तो अपने आप में भी इतना भारी भरकम जो बजट होगा वो उत्तर प्रदेश के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण कारक होगा। लेकिन एक तरफ दूसरे बिंदुओं पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि कई ऐसे विभाग होते हैं जो बजट का 30-40% ही कर पाते हैं। उन विभागों को भी कहीं ना कहीं अपनी कार्यशैली बदलनी पड़ेगी। बजट का 90 से 95%, 80% खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि बजट जब खर्च होगा, ग्राउंड जीरो पे जब वो रिजल्ट दिखेगा, तभी उत्तर प्रदेश का समुचित विकास संभव भी है। ये सारे विभागों को सोचना पड़ेगा। हालांकि 11 तारीख को जब बजट पेश होगा तो देखना होगा कि जो मुख्य विपक्षी पार्टियां, हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, सपा की बात कर लें, इनका क्या रुख होता है या बजट पे इनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। बिल्कुल राघवेंद्र, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है जैसा कि आपने भी कहा, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और केंद्र के साथ बेहतर समन्वय ये एक सौभाग्य रहा उत्तर प्रदेश के लिए, जिसका जिक्र अभी आपने भी किया। उत्तर प्रदेश के विकास में बहुत बढ़ोतरी हुई है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राघवेंद्र, इस बार का ये बजट सत्र कितने दिनों तक चलने वाला है? क्योंकि पहला दिन तो हंगामे की भेंट चढ़ गया, दूसरे दिन भी कुछ खास कार्रवाई होने नहीं वाली है। कितने दिनों का ये बजट रहने वाला है? और विपक्ष की रणनीति तो केवल विरोध की लग रही है। जिस प्रकार से वेल में कूदकर सत्र के शुरुआत में ही विपक्ष ने हंगामा खड़ा किया और फिर सदन की कार्यवाही को टालना पड़ा, ऐसे में आगे भी बजट पर हमें लिहाजा विरोध देखने को मिलेगा विपक्ष की तरफ से। लेकिन कितने दिनों तक का ये सत्र रहने वाला है? और इस सब के बीच एक और सवाल जो मेरे मन में आ रहा था, क्या वाराणसी से वो जो फेक AI तस्वीरें और वीडियोस वायरल हुई थी खंडित मूर्तियों की, अहिल्याबाई होलकर की, क्या वो भी एक वजह थी आज विपक्ष के विरोध करने की? बिल्कुल शिवानी, उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस बार का बजट सत्र लगभग 10 दिनों का चलने वाला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात वही हो जाती है कि जब तक कोई भी बजट सत्र हो, शीतकालीन सत्र हो, मानसून सत्र हो, कोई भी सत्र हो, जब तक विपक्ष का सहयोग नहीं मिलेगा, विपक्ष के जो राजनीतिक दल हैं उन नेताओं का समर्थन नहीं मिलेगा, तो कोई भी बजट सत्र बहुत लंबा नहीं चल सकता है। अब देखना होगा कि मुख्य विपक्षी पार्टियां क्या विरोध करती हैं, क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने अपना खाका पेश किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि सर्वाधिक गन्ना मूल्य भुगतान करने का रिकॉर्ड हमारे पास है, सर्वाधिक लॉ एंड ऑर्डर पे बेहतरीन काम करने का रिकॉर्ड हमारे पास है, महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए कार्य करने की बात की जाए तो हमारे पास वो रिकॉर्ड है, सर्वाधिक एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट का रिकॉर्ड हमारे पास है। तो एक तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन विपक्ष की बात कर लें तो SIR का मुद्दा, UGC का मुद्दा, PDA का मुद्दा, उसके अलावा माइनॉरिटी पे आए दिन ये कहना कि माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहा है। साथ ही एनकाउंटर पे भी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी द्वारा सवाल उठाए जाते रहे हैं कि माइनॉरिटी को यहाँ पे शोषित किया जा रहा है। तो वो मुद्दा, ये वो मुद्दे हैं जिस पे समाजवादी पार्टी के नेता बहस करने की बात तो करते हैं, लेकिन जब बहस करने का मौका आता है तो वो बेल में आ जाते हैं और शोर शराबा करने लगते हैं, जिसका कारण कि इसी शोर शराबे की भेंट सदन की कार्रवाई चढ़ जाती है और विधानसभा अध्यक्ष को फिर कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है। जहाँ तक वाराणसी के AI की खंडित मूर्तियों की बातें हैं तो विपक्ष उस पर हमलावर होना तो चाहता है, लेकिन सरकार के तरफ से जिस तरह से खंडन जारी किए गए, जिस तरह की तस्वीरें पेश की गई कि AI जनरेटेड हैं,
उसको लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां बैकफुट पे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि वाराणसी में जिस तरह की कार्रवाई देखने को मिली थी, वहाँ पे जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जा रहा है, जिस तरह के विकास कार्य को लेकर बुलडोजर से जिस तरह से हटाया जा रहा था मलबे को, उसमें कुछ मूर्तियों के खंडित होने की बातें आई थी। लेकिन वो किसी की भी मंशा ऐसी नहीं दिखाई दी कि मूर्तियों को जानबूझकर खंडित किया जाए। और जहाँ कहीं भी कंस्ट्रक्शन हो गए, अगर वहाँ पे तोड़ फोड़ होगी तो स्वाभाविक सी बात है, मूर्ति हो या बिल्डिंग हो, तोड़ फोड़ होगी तो कुछ मूर्तियां टूट ही जाती हैं। जिसमें बिल्कुल, और सरकार की तरफ से भी स्पष्ट कहा गया था कि एआई वीडियोस और फोटोज जो वायरल किए जा रहे हैं, इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। हालांकि विपक्ष की ऐसी मनसा जरूर है, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही। बजट सत्र को 10 दिन का समय दिया गया है और उत्तर प्रदेश के विकास का रोड मैप लिए योगी सरकार अपना बजट पेश करने के लिए तैयार है। हालांकि ये सत्र किस तरीके से चलेगा, बेहतर तरीके से चलेगा या यूं ही हंगामे के भेंट चढ़ते रहेगा, ये विपक्ष के राजनीतिक दलों के व्यवहार पर निर्भर करेगा और देखना होगा कि आगे ये सत्र किस तरीके से चलता है।